कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आतिश श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती जा रही है। लाइव सेशंस भी अभी चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के लाइव सेशन डेली चल रहे हैं और अभी डे में भी 1:30 बजे से लाइव सेशन चलेगा इकोनॉमिक्स का, तो आप ज़रूर देखिएगा उसे। और साथ ही फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, सब में ये चीज़ बताइए कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को नीड है फ्री अपनी एजुकेशन की और वो फाइनेंशियल कंडीशन के तहत वो अपनी एजुकेशन छोड़ रहा है या छोड़ना चाहता है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में उसे बता सकते हैं ताकि वह अपनी एजुकेशन ना छोड़ सके और वो कहीं पर भी बैठकर हमारी वीडियोस के साथ अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख सके। इसीलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल के साथ जोड़िए। साथ ही आप हमारे चैनल पर जब जाएंगे तो आपको एक QR कोड मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जितने भी आपके कांटेक्ट में ग्रुप्स हैं स्टूडेंट के, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। आपको कोई लिंक नहीं सेंड करना है, क्योंकि लिंक में अगर किसी कोई लिंक सेंड करता है तो ये सोच लेते हैं कि कहीं फेक ना हो जाए, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है। लिंक भेज देते हैं तो लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार इंसान सोचता है। उसी का ध्यान रखते हुए हमने इस QR कोड बनाया है, जो आप QR कोड से स्कैन करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बताइए इस प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कोई आपसे चार्जेस पे आउट नहीं लिया जा रहा है। ये यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप सपोर्ट हमें करेंगे वैसे वैसे हम 100+ सब्जेक्ट रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक आपको सबसे बेनिफिट चीज ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपको एजुकेशन नहीं सिखाई जाएगी, आपको एडिशनल चीजें भी सिखाई जाएंगी, क्रिएटिविटीज भी सिखाई जाएंगी। जो आप बाहर से कोर्सेज करेंगे फीस देकर, उससे अच्छा आप यहाँ पर चैनल पे से अच्छी अच्छी चीजें, क्रिएटिविटीज, म्यूजिक, सॉन्ग्स वगैरह सब चीज सीख सकते हैं। बट उसके लिए आप सभी का हमारे को सपोर्ट चाहिए। तो आई होप आप हमें सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे। साथ ही आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.muftshiksha.com इस वेबसाइट पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं अपने आंसर्स कमेंट करके। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं। जो हमारे वेल एजुकेटेड टीचर्स वहां पर बैठे हैं वो आपको जरूर क्वेरीज आपकी सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी जो भी डिफिकल्टीज है, जैसे जैसे आप हमें अपनी डिफिकल्टीज बताएंगे वैसे ही वैसे आपकी अपनी क्वेरीज सॉल्व होती जाएंगी और आपको अच्छे से अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता जाएगा हमारी साइड से। तो आई होप आप सभी हमें सपोर्ट करें और इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट को, अच्छे विद्यार्थियों को जोड़ें, जिससे कि आपको एजुकेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, फीस की टेंशन ना हो, ये टेंशन ना हो हमें कोचिंग जाना है, कहीं टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप अपने टाइमिंग को भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम टेबल इजीली बना सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको 10th क्लास का हिंदी चैप्टर पढ़ा रही थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। सूरदास के पद, उसके क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में करा चुकी हूँ। वैसे ही सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण संवाद, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आपको वो तीनों चैप्टर जरूर समझ आए होंगे। अगर उन चैप्टर्स में आपको कोई भी डिफिकल्टीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आत्मकथ्य। आपने ये सुना तो होगा कि आत्मकथ्य, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने ये कविता आत्मकथ्य रचित करी है। जैसा कि आप सभी, मैं उनकी जीवनी के बारे में हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप पढ़े। उससे पहले मैं आपको उनके चैप्टर्स में क्या है, किसके ऊपर ये आत्मकथ्या लिखी है, उसके लिए थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, ताकि जब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़े तो आपको डिफिकल्टीज ना हो। जयशंकर, जैसे हम किसी की भी मशहूर बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं
या कोई डॉक्टर्स होते हैं या गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनके बारे में हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, वैसे ही जयशंकर सब बायोग्राफी अपने मशहूर लोगों की छपी होती है, उनके बारे में हम पढ़ना इंटरेस्टेड समझते हैं। वैसे ही जयशंकर प्रसाद जी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी आत्मकथा किसी को सुनाना नहीं चाहते हैं। वे अपनी बायोग्राफी, अपनी जीवनी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। वे क्यों नहीं शेयर करना चाहते हैं, इस चैप्टर में बताया गया है उन्होंने कि वो क्यों नहीं शेयर करना चाहते। वे सोचते हैं कि मेरे जीवन में मैं अपनी बायोग्राफी, मैं अपने जीवन के बारे में क्या रचित करूं। जब उनके फ्रेंड सर्कल है ना, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, तो वो कहते हैं अगर तेरे में ये टैलेंट है तो दिखा सबको ताकि आगे बढ़ सके। लेकिन वे ये सोचते हैं अपने फ्रेंड्स, वैसे ही उनके भी सहपाठी जो होते हैं वो उनको ये सजेस्ट करते हैं कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो जिससे लोगों को पता चले। तो वे कहते हैं मेरे जीवन में ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ बहुत खुशमिजाज वाला चीज तो है नहीं, कोई खुशी वाला दिन तो गया नहीं है जो मैं अपनी आत्मकथा, अपनी जीवनी लिखूं या अपने जीवन के बारे में बताऊं। तो ऐसे आत्मकथा, ऐसी जीवन के बारे में या ऐसी जीवनी कैसे लोगों को पसंद आएगी, कौन सुनना चाहेगा इस जीवनी को, उसी के बारे में जो अपने सहपाठियों से कहते हैं, उसी के बारे में एक कविता है। तो चलिए हम इनकी जीवनी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी। पाठ की रूपरेखा को मैं आपको, मुंशी प्रेमचंद के संपादन में निकलने वाली तत्कालीन पत्रिका हंस के आत्मकथा विशेषांक हेतु सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। जयशंकर, जैसे उनके सहपाठी थे मुंशी प्रेमचंद जी ने उन्हें कहा कि तुम अपनी आत्मकथा लिखिए ताकि लोगों को पता चले कि आप में क्या विशेषताएं हैं। तो वो उन्हीं से कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी की, आप अपनी आत्मकथा लिखिए। लोगों के कहने पर भी वे आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ विशेष नजर ही नहीं आता था उन्हें जो वो अपने जीवन के बारे में व्यक्त करे या उस पे वर्णन करे, जिसे वे दूसरों के सामने रख सके। इसी असहमति के तर्क से पैदा होकर हुई ये कविता है आत्मकथा। ये इस आत्मकथा कविता में उन्होंने अपने जीवन की व्यथा बताई है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताई है। किसे बताई है? अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने सहपाठियों को, कि वे ये कविता क्यों नहीं लिखना चाहते थे। यह कविता पहली बार वर्ष 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कवि ने इस कविता को छायावादी शैली में लिखा है, क्योंकि वे जयशंकर प्रसाद जी कवि किसके शैली थे? वे छायावादी कवि थे। छायावाद में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी और ज्यादातर आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की कविताएं छायावादी शैली में ही लिखी गई हैं। कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली तथा ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने इसमें स्वयं को एक साधारण व्यक्ति माना है। वे मानते हैं मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। अब हम किसी की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो एक मशहूर बॉलीवुड या मशहूर एक्टर की पढ़ेंगे या किसी मशहूर नेता की पढ़ेंगे कि उसने आने वाले हमारे से पहले जो भी नेता रह गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ते हैं और भी कवियां उनकी पढ़े। लेकिन जो मशहूर होते हैं, अब हम लोगों की कोई बायोग्राफी तो पढ़ेगा नहीं, तो वैसे ही उनमें से भी ये इकलौते थे कि वह अपनी जीवन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो खुद ही नहीं मानते थे कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटा है जैसे जिसमें ऐसा कुछ भी महान एवं रोचक नहीं है। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी महान नहीं है, सुख प्रार्थनीय है, दुख ही दुख है। दृष्टिकोण कवि की विनम्रता को प्रदर्शित करता है। हिंदी, इसके कवि परिचय मैंने आपको बता देती हूँ। हिंदी साहित्य के छायावाद के आधार पर स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में ईस्वी में हुआ, वाराणसी में हुआ। इनकी शिक्षा 8वीं कक्षा से आगे नहीं हो पाई थी, जिसके कारण इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 8 वर्ष की आयु में उनकी आंखों के समक्ष उनके माता पिता
व बड़े भाई बहन का निधन हो गया था। इन सभी कष्टों को झेलते हुए वे काव्य रचना करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी काव्य रचनाओं में से प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं जयशंकर प्रसाद जी की? चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, ये सब आपको एमए में भी मिलेंगी। आंसू, लहर, कामयानी, काव्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री नाटक, ये नाटक की है। ठीक है, काव्य रचना। कंकाल, तितली, ईरावती, उपन्यास उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल, कहानी संग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और ये कुछ उनकी इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि थे। वे छायावादी शैली के कवि थे। उन्होंने अपनी सारी रचनाएं छायावादी में लिखी थी। उन्होंने क्या क्या अपनी कविताओं में क्या क्या वे वर्णन करते थे, किस अलंकार को प्रस्तुत करते थे, किस आवृत्ति को बार बार लिया जाता था, क्या क्या रचनाएं की हैं, कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं, कौन से काव्य सौंदर्य लिखे हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी को एक नई शिक्षा प्रदान की। उनकी भाषा सरल सहज है, जो छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव का प्रकट करती है। जैसे कि उन्होंने अपनी जीवन के बारे में तो बताया, लेकिन उन्होंने इस तरीके से वर्णन किया है कि ना उन्होंने एक लय में, जैसे पढ़ते हैं ना हम पद पढ़ते हैं, वैसे ही लय में उन्होंने अपना वर्णन किया है कि मैं अपने जीवन के परिचय में क्या दूं, क्या बताऊं जिससे लोग उसको जानेंगे, क्या ही उसमें रुचि दिखाएंगे। उनकी भाषा बहुत ही नॉर्मल रही है, जैसे हम और आपकी भाषा रहती है, बहुत ही सरल सहज, जिससे कि आराम से पढ़ सके और जो उसमें भाव छिपा हुआ है वह समझ आ सके। उनकी भाषा शैली ओज व माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और उनके काव्य की विशेषता है। उनका निधन, जयशंकर प्रसाद जी का निधन 1937 में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको जीवनी समझ आई होगी। अब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं, उनकी आत्मकथ्य पढ़ते हैं। यहाँ से हमारे आत्मकथ्य शुरू होते हैं। हमारा फर्स्ट पद है, मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस पंक्तियों में उन्होंने अपने बारे में बताया है कि पता नहीं कौन सा भौरा है जो ऐसे गुनगुनाकर अपनी कहानी कह जाता है। समझ ही नहीं आता कि मैं ऐसा क्या है मेरे जीवन में जो अपनी कहानी कह जाता है। पत्तियां, अब मान लो फ्रेंड्स, अगर एक साइड अच्छा सा हरा भरा पेड़ हो और एक साइड सूखा सा पेड़ हो, तो हम कहेंगे इसमें से कौन, किसका जीवन, किस पेड़ का जीवन ज्यादा अच्छे से चल रहा है। तो हम नॉर्मल सी बात है, हम हरे भरे पेड़ को सोचेंगे कि इसका जीवन बहुत खुशियों से भरा हुआ है, और जो सूखा पेड़ है उसकी तो पत्तियां भी झड़ गई हैं, तो उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। उसी का सहारा लेके उसी की तरह जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन के बारे में बताया है। ठीक है, भंवरे गुनगुनाकर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें नहीं पता कि जीवन तो नश्वर है, जो आज है और कल समाप्त हो जाएगा। जीवन का कुछ तथ्य थोड़ी ना है, पता थोड़ी ना होता है आज है कल नहीं है। वही वो अपनी जीवन की परिचना कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि आज हूं कल नहीं है। तो ऐसा क्या है, जीवन तो थोड़े टाइम का है, नश्वर है, उसका कोई टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। पेड़ों से मुरझाकर गिर रही पत्तियां शायद जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। जब जीवन पूर्ण हो जाता है तो वह जब पतझड़ आता है तो पत्तियां सारी गिर जाती है। कभी कभी पेड़ बिना पतझड़ के भी गिरने लग जाती हैं, पत्तियां सूख जाता है। तो उसी को वो बताते हैं कि जीवन तो शायद पेड़ की तरह है जिसकी पत्तियां गिरने लग जाती हैं। मनुष्य जीवन भी ऐसा ही क्षणिक है। ठीक है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं, अपना व्यंग्य मलिन उपहास।
इस गंभीर अनंत नीलिमा में यह असंख्य, इसमें कहते हैं इसलिए इस जीवन की कहानी सुनाने से क्या लाभ, जिसमें यह संसार अनंत है, संसार तो अनंत है लेकिन जीवन अनंत नहीं है, कि इससे अपनी कहानी सुनाने से क्या लाभ, जिसमें कितने ही जीवन इतिहास भरे पड़े हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, वो कहते हैं तब भी कहते हो, अगर तुम कहते हो कि अपनी दुर्बलता बता दो, अपनी दुख बता दो, अपनी व्यथा बता दो, तो ठीक है मैं कह डालता हूं, मैं बोल देता हूं, बता देता हूं अपनी आप बीती कि मुझ पर क्या बीत रही है, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो यह गागर रीति। हम किसी को अगर अपना दुख बताते हैं तो एक दिन सुन लेगा, 2 दिन सुन लेगा, तीसरे दिन वह मजाक उड़ाने लग जाता है, हंसने लग जाता है, अरे इसका तो रोज का रोना है, जैसे ये सभी करते हैं। ठीक है कि भाई एक दिन सुन लेते हैं, 2 दिन सुन लेते हैं, तीसरे दिन जब उस बंदे को आते हुए देखते हैं तो वहां से सब इधर उधर हो जाते हैं, उसकी कोई नहीं सुनता कि भाई इसका तो रोज का रोना है, कौन सुनेगा। वैसी ही वाणी का प्रयोग करते हैं वे अपने लिए कि तुम तो सुनकर सुख पाओगे, किसी का दुख सुनते हैं तो तुम तो मेरा दुख सुनकर सुख पालोगे, लेकिन देखो ये गागर हो, तुम गा गा कर सबको बताते हो। वैसे ही बोलते हैं इनमें से अधिकतर एक दूसरे पर घोर कटाक्ष करते ही रहते हैं, इसके बावजूद पता नहीं तुम मेरी कमजोरियों के बारे में क्या सुनना चाहते हो, कि पता नहीं तुम मेरे बारे में बोलते भी रहते हो, जानते भी सब हो, लेकिन फिर भी तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या सुनना चाहते हो। मेरा जीवन तो एक खाली गागर की तरह है, जिसके बारे में सुनकर शायद ही आनंद आएगा। वे कहते हैं अगर मैं अपने जीवन के बारे में व्यक्त कर दूं, बता दूं, वर्णन कर दूं, तो तुम्हें, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें रुचि आएगी, आनंद आएगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। मेरे जीवन की कमियों को सुनकर ऐसा ना हो तुम समझने लगो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ परिपूर्ण है, मतलब अच्छा ही हुआ है, और मेरा जीवन हमेशा एक कोरे कागज की तरह था। कवि का कहना है कि वे इस दुविधा में भी हैं कि दूसरे की कमियों को दिखाकर हंसी उड़ाने वाले, जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी को अपना दुख बताने जाते हैं तो वो एक दिन साथ देगा, दूसरे दिन सुनेगा, तीसरे दिन सुन लेगा, एक हफ्ते बाद फिर भी वो हमारी हंसी ही उड़ाएगा, दूसरों में जा जाकर गाए गए कि भाई इसका तो रोज का रोना है, जैसे अक्सर लोग करते भी हैं। ठीक है, और आजकल ऐसे लोगों से भरी पड़ी है दुनिया, कमियों को दिखा दिखाकर उनकी हंसी उड़ाएं या फिर अपनी कमियों को जग जाहिर कर दें, या फिर हम उनकी कमियां, दूसरों की कमियां देख देख कर हंसी उड़ा ले, या उनकी कमियों को जग जाहिर कर दें। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहते हैं कि उन्होंने कितने ही स्वप्न देखे थे, उन्होंने इतने स्वप्न थे, इतनी महत्वाकांक्षाएं थी, इतने कहते ना ओवरलोडेड सोचना पहले से ही, भाई मेरे को ये भी करना है, मेरे को एक्टर भी बनना है, मेरे को फिल्म में भी जाना है, मैं ये नेता भी बन जाऊंगा, मैं सब चीज कर लूंगा, ओवर थिंकिंग, बस अपने दिमाग में ही सब चीज खिचड़ी पका ली, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। तो वो कहते हैं कि कितने ही स्वप्न देखे थे, कितनी ही महत्वाकांक्षाएं पाली थी, लेकिन सारे सपने जल्दी ही टूट गए। ऐसा लगा कि मुंह तक आने से पहले ही निवाला गिर गया हो। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, अलीगढ़ में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। ये कहते हैं उन्होंने जितना कुछ पाने की हसरत पाल रखी थी, उतना कभी उन्हें मिला ही नहीं। वे दुखी भोगते रहे, उनका जीवन ही कष्टों में निकलता गया, लेकिन
जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, जो उन्होंने अपने दिमाग में पाला हुआ था कि मेरे को ये भी करना है, मैंने स्वप्न देखे थे, जो मेरे को स्वप्न, अपने ड्रीम्स, कहते हैं ना हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, लेकिन ड्रीम्स इतने सारे देख लेते हैं कि पूरे तो होते नहीं है, लेकिन वो रह जरूर जाते हैं, सिर्फ वो देखे ही देखे रह जाते हैं, लेकिन पूरा कुछ नहीं करते, क्योंकि वो हमारा ओवर थिंकिंग हो जाते हैं। हम एक चीज पर जब तक फोकस नहीं करते तब तक हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते। वैसे ही वे कहते हैं कि उन्हें उतना कभी नहीं मिला, इसीलिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं कि जीवन की सफलताओं या उपलब्धियों की उज्जवल गाथाएं बता सकें। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। कभी कोई ऐसा भी था जिसके चेहरे को देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी, लेकिन अब उसकी यादें ही बची हुई हैं। अब मैं तो एक थका हुआ हारा हुआ राही हूं, मतलब एक थका हुआ हारा हुआ गिरा हुआ व्यक्ति हूं, जिसका सहारा केवल पुरानी यादें हैं। जिसका सहारा केवल, मतलब कहते हैं ना उनके जीवन में वो इतना निराश हो चुके हैं अपने जीवन से, इतनी व्यथा है उनके जीवन में, इतने कष्ट है, वे मानते इतने कष्ट है मेरे जीवन में कि मैं तो गिर गया, अब मैं उठ ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है सोचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यादों के सिवा, कि मैं ये सोचा करता था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब सिर्फ सब चीज की यादें ही रह गई हैं, जो मैं किसी को बतलाऊं, क्या बतलाऊं मैं अपने बारे में। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। वे कहते हैं इसलिए किसी को भी इसका कोई हक नहीं कि मुझे कुरे दे मेरे जख्मों को। कहते हैं ना, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया है भाई, मेरे जख्मों को मत कुरे। हम किसी को कोई भी चीज ऐसी उसके साथ गलती हो जाती है, जैसे फैमिली में भी ले लो कि अगर कोई छोटे बच्चे से या बड़े से कितनी भी बड़ी गलती हो जाती है, तो उसे हम बार बार पिन मारते रहेंगे, टॉर्चर करते रहेंगे, तो वो उस चीज से परेशान हो जाए, इरिटेट हो जाएगा, फिर वो गुस्सा करते कहते भाई तू गुस्सा क्यों कर रहा है या तू गुस्सा क्यों कर रही है। तो वैसे भी कहते हैं कि किसी को इसका हक नहीं है कि मेरे जख्मों को कोई कुरेद सके। मेरा जीवन इतना भी सार्थक नहीं था कि इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानी सुनाता फिरूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वे कहते हैं इससे अच्छा तो यही है कि मैं मौन रहकर दूसरे के बारे में सुनता रहूं। तुम मेरी व्यथा सुनोगे, फिर मेरा मजाक उड़ाओगे, दूसरों में जाकर कहोगे, इससे अच्छा है मैं अपने जख्मों को अपने अंदर रखूं और बताता रहूं, लोगों को सुनता रहूं, उनकी अपनी ना सुनाऊं। उनको ये मौका ही नहीं मिलेगा ना दूसरों को मजाक उड़ाने का। कवि का कहना है कि उसका मौन व्यथा थकी हुई है और शायद अभी उचित समय नहीं आया कि वह अपनी आत्मकथा लिख सके, कि अभी उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं आई है, इतना मनोबल उनका नहीं बढ़ा, इतने मोटिवेट नहीं है कि वे अपनी आत्मकथा किसी को बता सके, अपने दुख के बारे में किसी को बता सके, और उनमें इतना भी पेशेंस नहीं है कि वे अपनी आत्मकथा, अपने दुख के बारे में कोई बताए और उसकी मतलब मजाक उड़ाया जाए, तो ये तो गलत ही होगा ना। जैसे करते हैं फ्रेंड सर्कल में, ज्यादा करते हैं, हम सभी लोग करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। सीवन को उधेड़ कर क्यों मेरी कथा की, इसका फर्स्ट प्रश्न है, एक मिनट, इसके कुछ प्रश्न भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसको मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। आई होप आपको कहानी समझ आई होगी। जैसा कि इस कहानी का मेन भावार्थ ही यही है कि अगर किसी के जीवन में दुख, दर्द, कष्ट से भरा हुआ है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम उसको सुन नहीं सकते तो हम उसकी व्यथा किसी को, मतलब उसका मजाक भी ना उड़ाएं। वे भी यही कहते हैं कि अभी उचित समय नहीं आया जो मैं अपनी व्यथा या अपने दुख दर्द, अपना बायोग्राफी किसी को दूं, अपना परिचय किसी को दूं। जब उचित समय आएगा तो मैं ऐसा जरूर करूंगा कि मैं अपनी जीवन आत्मकथा लिखूं, अपने बारे में बताऊं, क्योंकि मेरे जीवन में अभी तो कुछ ऐसा घटा ही नहीं है।
और जीवन कैसा, क्या ही जीवन जो नश्वर है, जिसका कोई क्षणिक ही नहीं है। जैसा एक पेड़ है, उगता है, झड़ जाता है, अपनी उम्र पे चला जाता है, वैसे ही उसकी को हमारे जीवन की कोई उम्र थोड़ना है कि भाई इस टाइम तक है। तो इसको माइंड मत करना, लेकिन ये चैप्टर को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था? और इसका में सेकंड क्वेश्चन ये है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता था? सेम क्वेश्चन है, बस मीनिंग बदल गए हैं, क्वेश्चन को घुमा दिया जिससे कि कंफ्यूज होकर ये लिख सके। कवि की निम्नलिखित कारण है, वे अपने जीवन को किसी को बताना नहीं चाहता था कि उनके जीवन में, वह जीवन इसलिए नहीं लिखना चाहते थे कि वे बताना ही नहीं चाहते थे कि उनके जीवन में क्या क्या कष्ट हो रखा है या वे किस चीजों से गुजर रहे हैं। वे अपने जीवन के, कहते हैं ना, सफेद कागज, खुली किताब बोलते हैं जिसे, कि भाई मेरा तो खुली किताब है, जैसा हूं फेस टू फेस हूं, स्टे फॉरवर्ड हूं, सामने हूं, पीछे कुछ नहीं हूं। वैसे उनकी थी कि वे अपने जीवन का पन्ना खोलना ही नहीं चाहते हैं। वही इसमें आत्मकथा लिखते समय अपने अतीत का हर पन्ना खोलना होगा, जीवन से जुड़े दुखों, अभावों तथा असफलताओं एवं हृदयगत दुर्बलताओं का उल्लेख भी करना होगा। मानव का स्वभाव है, वह दूसरों को दुखों को देखकर आनंद लेता है, उसका उपहास उड़ाता है, कवि उससे बचना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे उससे बचना चाहते हैं कि मेरा कोई उपहास ना उड़ा सके, मेरा कोई मजाक ना उड़ाए, मैं अपनी व्यथा गाऊंगा, मैं अपनी व्यथा बताऊंगा, अपनी परेशानी बताऊंगा, सामने वाला मजे लेगा, मजाक करेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं अपने जो मेरे दुख हैं, जो मेरा पन्ना है, जो मेरी खुली किताब है, उसे बंद ही रखूं, खोलूं नहीं। सेकंड ऑप्शन है, आत्मकथा लिखने से प्रसाद जी को धोखा देने वाले मित्रों के विश्वासघात की भी कलई खुलेगी, कि उनके कितने मित्र, जैसे होता है ना, हमने किसी को अपनी पर्सनल बात बताई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई होती है, ठीक है, और हम सोचते हैं ये किसी को नहीं बताएगा, और वही जाके किसी को बता दे, वो हमें किसी और से, तीसरे बंदे से जाके सुनने को मिले, तो हमें पता चलता है ना कि वो फ्रेंड सर्कल हमारा कितना लॉयल है। और जब वो लॉयल्टी टूटती है तो वे वो लॉयल्टी देखना ही नहीं चाहते। कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए मधुर पलों को अपनी निजी पूंजी मानता है, आत्मकथा द्वारा सार्वजनिक नहीं करना चाहता। कवि की व्यथाएं थक कर सो चुकी हैं, कवि आत्मकथा द्वारा उन्हें पुनः जगाना नहीं चाहता। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? सेकंड इसी का पार्ट है, सेकंड ऑप्शन, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी आत्मकथा को पढ़कर किसी को भी सुख की अनुभूति नहीं होगी? ठीक है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ घटा ही नहीं है। कवि को लगता है अभी उचित समय नहीं आया, क्योंकि वे अपनी आत्मकथा कहे लोगों को उसमें कुछ आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन में इतनी पीड़ा है, इतना थक कर वे हार चुके हैं, इतनी ज्यादा उनकी परेशानियां हैं कि वे बताना ही नहीं चाहते। इसलिए उन्हें भी, जैसे उन्हें रुचि नहीं लगती अपने जीवन में, वैसे ही वे सोचते हैं कि सामने वाले को भी रुचि नहीं आएगी, उसे आनंद की, सुख की प्राप्ति नहीं होगी मेरे जीवन का परिचय जानकर। पीड़ा थककर हृदय की गहराइयों में सोई पड़ी है, उसे जगना अनुचित है। वे नहीं चाहते कि उसकी पीड़ा सुनकर दूसरे भी दुखी हो। थर्ड क्वेश्चन है, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि को क्या आशय है? कवि के निराश जीवन में आज ना तो कोई सुख है ना आशा, वे आशा भी खो चुके हैं, वे होप भी खो चुके हैं, ठीक है, और ना ही कोई सुख है, वे वो भी खो चुके हैं। आशा इंग्लिश में बता देती हूँ मैं, होप, उम्मीद जिसे बोलते हैं हम। केवल अतीत की मधुर यादें तथा प्रियतमा के संग बिताए क्षणों की स्मृतियां उसके जीवन यात्रा के लिए अवलंब बन गई हैं। वे अपने जिसे प्रेमिका थी उनके ही जीवन की यादें उनके लिए परिपूर्ण हैं, वे उस यादों में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उन्हें आगे किसी से कोई आशा नहीं है कि ये मेरे जीवन में ऐसा सुख आएगा, ऐसा देखने को मिलेगा। इन्हीं सुखद स्मृतियों के सहारे शेष जीवन का काटा जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि वे मान चुके हैं कि मेरा जीवन परिपूर्ण हो चुका है, इतना ही है, मेरे को किसी से आशा नहीं है, मैं इतना थक चुका हूं अब कि मुझसे और झेला ही नहीं जा रहा, ठीक है, अब ठीक है, मैं जैसा भी हूं यहाँ पर हूं, ठीक हूं।
पाथ्य भोजन सामग्री व जल आदि के समान ये यादें उसके जीवन का आधार बन गई हैं। फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। कवि ने अपने जीवन की प्रेम से भरे जो मधुर सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। वह प्रेमिका के संग प्रेम पूर्ण जीवन बिताने के स्वप्न लेता, किंतु उसके पूरा होने से पूर्व ही वह जग जाता है। वह पूरा तो हो नहीं पाता, उससे पहले ही वह जग जाते हैं, अपना स्वप्न टूट जाता है उनका। उसे लगा वह प्रेम पाश में प्रेमिका को बांध ही लेगा, किंतु वह करीब आकर भी मुस्कुराकर दूर चली जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि का जीवन में दाम्पत्य सुख नहीं मिला, उन्हें प्रेमिका से भी कोई सुख नहीं मिला, प्रेम करके भी कोई सुख नहीं मिला। सेकेंड है इसकी, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज स्वाग मधुमाया में। कवि के प्रेयसी अनूप सौंदर्य की स्वामिनी है, उसके गाल इतने लालिमा युक्त और मतवाले हैं कि प्रेममयी उषा भी उसी से लाली ग्रहण करती है। कहने का अभिप्राय है कि कवि के प्रेयसी सौंदर्य उपा की सुंदरता से भी बढ़कर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। सेकंड है, कवि प्रसाद ने चांदनी रात में क्या है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्वेश्चन को छोटा कर शॉर्ट कर दिया और घुमा दिया। कवि के जीवन में ऐसा सुखद क्षण भी आए थे जब उसके जीवन में सुख की चांदनी बिखरी थी। वह उन्मुक्त हंसी हंसता था। सुख के भी दिन आए थे जब वह खुलकर हंसते थे, सुख का अनुभव करते थे, सुखी रहते थे, अपने मन की बात खुलकर कहता था। कवि उन मादक क्षणों चांदनी रातों को मुक्त कंठ के हास परिहास का तथा प्रेम भरी अनुभूतियों का वर्णन कैसे करें, क्योंकि वे सुख क्षण अल्पजीवी थे। वे जिए नहीं थे, सिर्फ ड्रीम्स थे, स्वप्न में देखा करते थे, जिए नहीं थे वे। आत्मकथा लिखकर इस कहानी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हाँ, कवि की निजी अनुभूतियों अंत इनकी गोपनीयता बनी ही रहनी चाहिए। वे सोचते थे कि इनकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, सार्वजनिक मतलब कि लोगों में नहीं आनी चाहिए, लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। कवि ने जो सुख स्वप्न देखा था, सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। उत्तर है इसका, कवि अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहता है, जिस सुख का स्वप्न वे देखा करते थे उनकी आंखें खुल गईं। वैसे ही वह स्वप्न पूरा तो नहीं हो पाया, उससे पहले उनकी आंखें खुल गईं, उसे प्राप्त न कर सके। जिसके मिलने जिसे पाने की कामना और कल्पना करते रहे, वह उनसे आलिंगन दूर हो गई, आते आते रह गई, पास आई लेकिन चली गई। जो उनकी प्रेमिका थी, उनका वह सुख का सपना टूट गया, वह साकार ना हो सका। अपनी प्रेयसी की सुंदरता को याद कर कह उठते हैं कि वह बहुत सुंदर थी। उसके लालिमायुक्त कपोलों की सुंदरता के आगे प्रातः काल सूर्योदय की लालिमा भी लज्जित हो जाती थी। वह इतनी सुंदर थी कि सूर्योदय की जो सूर्य जब उगता है, जो उनकी लालिमा छाई होती है ना बादल में, आकाश में, वह भी कम पड़ जाती थी। वह इतनी सुंदर लगती थी उनकी प्रेमिका। सेवंथ क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित कीजिए। इसकी विशेषताएं हैं, छायावादी शैली में रचित कविता है, छायावादी सूक्ष्मता अनुरूप की कवि ललित सुंदर नवीन शब्दों का विवेचन किया हुआ है। एक तरफ द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ कवि की विनम्रता भी है। भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों की बहुलता है, इसमें स्मृति बिंब का सहारा लिया गया है। सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें सब में छायावादी जरूर आएगा क्योंकि छायावादी ही काल के कवि थे वह। भाषा में प्रतीकात्मक और लाक्षणिकता का प्रयोग है, पतझड़ सूनेपन का प्रतीक है। सुख के दो अर्थ हैं, पहला भावना शून्य व्यक्तियों को कवि की दुख भरी गाथा सुनकर प्रसन्नता होगी, दूसरा
संवेदनशील व्यक्तियों को यह करुण कहानी सुनकर क्या सुख मिलेगा? जो इस कहानी को पढ़ेंगे, दो पहलू हैं इसके। एक, जो मेरे दुख सुनकर खुश होगा। दूसरा, जो संवेदनशील होंगे। कथात्मक शैली है, प्रेम व वेदना के भावों की प्रमुखता के कारण माधुर्य। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। फर्स्ट मैंने आपको वैसे बता दिए थे, फिर से मैं आपको कंटिन्यू कर देती हूँ। छायावादी शैली में रचित कविता है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुसार ही कवि ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों तथा विवेचनाओं का प्रयोग किया है। एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ विनम्रता का भाव भी है। फोर्थ ऑप्शन में है भाषा शुद्ध, साहित्यिक और खड़ी बोली है। तत्सम शब्दों की बहुलता है। इसमें स्मृति बिंब है। भाषा में प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता का प्रयोग है। पतझड़, सूनेपन का भी भाव है, प्रतीक दिखाई दिया है। सुख के दो अर्थ बताए हैं। एक तो वो जो हम किसी को सुख बताते हैं, दुख बताते हैं तो लोग उसकी वेदना करते हैं, मतलब कि मजाक उड़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक सुख का भाव, दूसरा सुख का पहलू वो है जिसे हम अपने दुख बताते हैं और लोगों को उसमें रुचि नहीं आती, वही उनकी एक तो प्रसन्नता, दूसरा संवेदनशीलता, जैसे संवेदनशील कि व्यक्तियों को यह करुण कहानी सुनकर क्या ही सुख प्राप्त होगा और दुखी ही होंगे सुनकर। जैसे होता है ना कि यार मैं अपने फ्रेंड सर्कल को क्या बताऊं जिससे कि वो खुश हो जाए। या हम देखते हैं कि कभी कभी हमारा ऐसा होता है ना कि हमारा किसी 4 फ्रेंड सर्कल होते हैं, हम सब मिले हुए होते, मिलने जाते हैं काफी टाइम के बाद, बहुत खुश होते हैं, लेकिन कोई एक फ्रेंड ऐसा होता है ना कि मन उदास होता है तो उससे पूछते हैं लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, तो हम अपने मन में सोचते हैं ऐसा क्या ही करे जिससे खुश हो जाए, है ना। तो वैसे ही उनका कहना है कि मैं अपनी व्यथा क्या ही बताऊं कि अगर संवेदनशील होंगे सुन के लोग और दुखी ही हो जाएंगे। कथात्मक शैली है, प्रेम व वेदना के भावों की प्रमुखता के कारण माधुर्य गुण प्रधान है। मुहावरेदार शैली है, मुहावरे से ही है। कथा की सीवन को उधेड़ना है, मतलब कि वे चाह रहे थे ना कि मैं अपनी जो निजी जिंदगी है, जो पर्सनल बातें हैं, जो मेरी निजी जिंदगी है, जो मैंने दुख भोगा है, सुख स्वप्न देखे हैं, वो मेरे निजी जीवन में ही रहने चाहिए, सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप किन किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? आत्मकथा तो हम उन्हीं की पढ़ते हैं जिसमें हमें रुचि होती है, जैसे कि बॉलीवुड एक्टर हो गए, पॉलिटिक्स में कुछ अध्यक्ष, नेता, ऐसे लोग हो गए, या कवियों में किसी कवि की जीवनी हो गई जो प्रसिद्ध हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, हम उन्हीं की आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं। और क्यों पढ़ना चाहते हैं, उनसे हमें क्या ग्रहण करते हैं हम उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही इसमें हमें बताना है। हमें महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हम उससे क्या ग्रहण करते हैं? हम अच्छी बातें तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसी टाइम तक रखते हैं, ठीक है। वैसे ही बुरी बातें जैसे हमें पता चलती है, बुरी आदतें कहते हैं ना, बुरी आदतें बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बुरी संगत बहुत जल्दी है इसकी बुरी संगत है, अच्छी संगत में नहीं बैठता, इसीलिए ऐसे हम किसी को जजमेंटल कर देते हैं सी वर्ड से। तो वही कहते हैं कि हम उन्हीं की प्रसिद्ध महान कहानियां पढ़ना चाहते हैं जो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, और उनसे हम शिक्षा ग्रहण हमें करनी चाहिए, उनकी अच्छी बातें सिर्फ लेनी चाहिए। महात्मा गांधी की आत्मकथा, हमें महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़नी चाहिए, इससे हमें उनके जीवन को सत्य तथा अहिंसा के साथ जीने की जानकारी और प्रेरणा मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। भगत सिंह की भी आत्मकथा हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये कौन थे, आप सभी को याद होगा कि ये कौन थे, इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयां करी थी अपने देश के लिए, देशभक्त,
भगत सिंह की आत्मकथा को पढ़ने से हमें भी देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा, वे एक महान साहित्यकार थे, उनकी आत्मकथा को पढ़कर हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें उनके जीवन की अच्छी चीजें जरूर लेनी चाहिए। कहते हैं ना, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जितना ज्ञान बटोरना है बटोर लो। अगर किसी गुरु के पास जा रहे हैं, हम गुरु के पास पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, जैसे कि मैं भी आपको बता रही हूँ, तो आप मेरी अच्छी चीजें लो। जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कुछ अच्छे चीजें बता रही हूँ, चैप्टर बता रही हूँ, इसमें से आप मेरी अच्छी चीजें लो। जो चीजें बुरी आदतें तो सभी पकड़ लेते हैं, सभी की, वो बिना बोले, उसको बताने की समझाने की जरूरत नहीं होती, वो बिना बोले अपने आप पकड़ लेते हैं, तो उसे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, मतलब कि जो मैंने उज्जवल में सुखदायक पल, उनकी गाथा किस तरीके से गाऊं। कवि कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी चांद चांदनी रातों में बिताए हुए वो सुखदायक पल उनके लिए किसी उज्जवल गाथा की तरह हैं, जिसने उनके अंधकार में जीवन में उन्हें आगे बढ़ने का सिर्फ एकमात्र सहारा दिया। कवि को डर है कि इन स्मृतियों को अगर दूसरों को पता चलता है, अगर मेरी जीवन शैली अगर दूसरों को पता चल जाती है तो वे उनका मजाक उड़ाएंगे, उनकी स्मृतियों को अपने तक ही सीमित, इसीलिए वो अपने स्मृतियों को, अपनी यादों को, अपनी वेदना को, अपनी व्यथा को, अपने कष्ट को, सुख हो दुख हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वे इसीलिए अपने पास रखना चाहते हैं। वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते, वे खुली किताब नहीं करना चाहते, वे बंद किताब ही रखना चाहते हैं। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं हमारे। मधुप मतलब भोरा, ठीक है, घनी मतलब अधिक, अनंत नीलिमा विशाल नीला आकाश, जीवन मतलब इतिहास, जीवन की कहानी, व्यंग्य मतलब मलिन गंदा, उपहास मजाक उड़ाना, इसे बोलते हैं संस्कृत में उपहास, दुर्बलता मतलब कमजोरी, गागर रीति खाली घड़ा जिसमें कुछ नहीं है, ऐसा मन जिसमें भाव ही नहीं है, जिसकी मन की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है, आशा ही खत्म हो चुकी है, ऐसा उसे कहते हैं गागर रीति। दूसरे शब्दार्थ में है विडंबना मतलब दुर्भाग्य, कैसा दुर्भाग्य है मेरा, ऐसा कहते ना, अरे यार मेरा दिन अच्छा नहीं गया, आज कैसा दिन ही गया, तो मतलब दुर्भाग्य है कि पता नहीं आज ऐसा क्या देख लिया। कहते हैं ना, कभी कभी होता है कि हम सोचने लगते हैं, यार आज मैंने ना उसका फेस देख लिया था या उसका चेहरा देख लिया था, तो मेरा दिन ऐसा चला गया, तो वो मेरे सामने ना पड़े, ऐसे बोल देते हैं, बहुत सारे सोचते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे ना बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो हम अपने माइंड में थॉट बना लेते हैं, आज जरूर बुरा होगा क्योंकि हमारा बिल्ली ने रास्ता काटा है, लेकिन ये सिर्फ हमारा थॉट होता है। ठीक है, सरलते मतलब सरल मन वाले, प्रवंचना धोखा, उज्जवल गाथा सुख भरी कहानी, आलिंगन मतलब बाहों में भरना, मुस्कुराकर। कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर मैंने आपको सारा समझा दिया है, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अगर आपको डिफिकल्टीज है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, और साथ ही फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्कल को जुड़ने के लिए बोलिए इस प्लेटफॉर्म से, ताकि आप हमें सपोर्ट करें और हम आप सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, और आपके लिए जल्दी जल्दी एडिशनल चीज़ें भी क्रिएटिविटीज़ लेकर आएँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी ये बात करेंगे। तो चलिए हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? भंवरे का, गीतकार का, कोयल का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है?
अगर आपने चैप्टर अच्छे से सुना होगा, समझी होगी कहानी, मैंने बहुत ही इससे आसान भाषा आपको कहीं पर भी सुनने को समझने को नहीं मिलेगी। इससे आसान लैंग्वेज में आपको कोई व्याख्या समझा ही नहीं सकता। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनको भी आसानी हो पढ़ने में। इसका आंसर है भंवरे। उन्होंने अपना मन भंवरे की तरह बताया। सेकंड क्वेश्चन है, कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? मौन है, अधिक है, कम है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द कैसे और अभाव कैसे हैं? इसका आंसर है उनके अभाव मौन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, गहरे नीले आकाश में अग्नि अनगिनतन लोगों ने क्या लिखे हैं? आत्मकथा, कविता, कहानी या गीत? ऑप्शन आपके सामने है 4। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर है आत्मकथा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कवि के जीवन की गागर कैसी है? रंगीन, खाली, भरी, सुनहरी। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना, गागरी मतलब खाली मटकी। ठीक है फ्रेंड्स, गागरी मतलब खाली मटकी। तो मतलब इसका आंसर है खाली मटकी। तो इसका आंसर है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? खाली घर, सूखी नदी, असफल जीवन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए कि कवि ने किसकी ओर इशारा किया है? खाली घड़े, जो खाली गगरी का नाम लिया है, उन्होंने किसकी ओर इशारा किया है? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका आंसर है असफल जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? मधुर, उग्र, कोमल, सरल। जल्दी बताइए आंसर। सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं? सार्वजनिक, पारिवारिक, मधुर, निजी। पूरे चैप्टर में तो हमने यही समझा है कि वे किस चीज को नहीं बांटना चाहते हैं? निजी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? माँ, पुत्री, प्रेमिका, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका कमेंट में आंसर। चलिए, इसका आंसर है प्रेमिका। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि, कवि के मित्र, कवि की प्रेमिका, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर है कवि। कवि खुद अपने मन को थका चुके हैं, हार चुके हैं, आशा खो चुके हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक हैं? खुशियों की, उदासी की, निराशाओं की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। चलिए, इसका आंसर है सी। तो आई होप हमारा चैप्टर खत्म हो गया। हमने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों कर लिए हैं। चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। इससे आसान भाषा में, इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट से, चैनल से जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि आने वाली हर अपडेट्स आप सभी तक पहुंचती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी हमें सपोर्ट करेंगे और आप हमारी वेबसाइट से ज़रूर जुड़िए, जिसका साइट का नाम है www.muft.shiksha। ठीक है, इससे आप जुड़े, इससे आप अपने क्वेश्चन क्वेरी वहाँ पर भेजें, क्वेश्चन क्वेरी करें। जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको किसी टॉपिक पे पर्सनली एक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो भी आप बताइए ताकि हम आपके लिए उस क्वेरी को सॉल्व करें और आपके लिए वैसी वीडियो लेकर आए। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को समझ आई होगी मेरी पढ़ाई हुई कहानी और आप इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो थैंक यू सो मच।